महागामिता योजना। तो इसी के आधार पर हम जिलों में जाते हैं, जिलों में प्रशिक्षण वर्ग, क्योंकि बड़ी संख्या में जनसभा तो होती है, प्रशिक्षण कार्यशाला नहीं होती, इसलिए चुने हुए कुछ कार्यकर्ता वो इसमें रहते हैं और आगे फिर वो अपने अपने जिलों में जिला प्रशिक्षण वर्ग के द्वारा या कार्यक्रमों के द्वारा इस विचार को निश्चित किए जाते हैं। 2 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा भी, समझा भी, और विभिन्न आयामों पर अनेक अधिकारीगण आए, उन्होंने सरकार की योजनाएं बताई, उसे प्रस्तुत करने आप लोगों ने क्या क्या बाधाएं आती हैं वो बताई, फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। रोजगार का सृजन कैसे हो, उसके अलग अलग बिंदु, संगठन की रचना कैसी रहे, उसके अलग अलग बिंदु, आगामी कार्यक्रमों में धन संग्रह अभियान, विश्व उद्यमिता दिवस, ये सब हमने 2 दिन सीखा। समारोह सत्र है तो कोई बहुत टेक्निकल और इसमें इशू नहीं रहेंगे। जाने से पहले एक भाई हम ये सब कर क्यों रहे हैं, अपने किराया खर्च करके आए, अपने काम को बाधित या स्थगित करके आए, और महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठते हैं जिनकी समय की कीमत है, घर की जिम्मेदारियों को भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आए, ये करें क्यों? तो उसका एक मैं समझता हूँ इसमें हमें वो मुझे जो अपेक्षा व्यक्त की गई है। मेरा विषय है दत्तोपंत ठेंगड़ी और स्वावलंबी भारत अभियान। दत्तोपंत जी के बारे में कल सुधीर दाते जी ने विस्तार से रखा, और गूगल है तो क्लिक करेंगे तो सारा प्रोफाइल आ ही जाएगा। तो कुछ मोटे मोटे बिंदु कि दत्तोपंत जी को हम क्यों स्मरण करें। हम अपने घर के सदस्यों को स्मरण करते हैं। पुण्यतिथि पे एक व्यक्ति जो 1920 में पैदा हुआ, 2023 में क्यों स्मरण करें, कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं। तो दत्तोपंत जी के 2-4 बिंदु में जो प्रेरणा देती हैं वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम कार्यकर्ता हैं तो हमारे पूर्वज कौन थे, इस कुल के हम हैं, उनकी 2-4 बातें तो कंठस्थ होनी चाहिए। तो दत्तोपंत जी का पूरा नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी, ये सबको कंठस्थ हो गए। कल सुधीर जी ने बताया था दत्तोपंत जी की जन्म तिथि क्या है, बता सकता है कोई? तो कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ का एक तरीका होता है, मैं बताऊंगा, आप दोहरा रहे। 10 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी होती है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, और 1 के बाद क्या आता है 2। 10 में 1 जोड़े और 10 को 2 से गुना कर दे तो क्या बनता है 10, 11, 20। तो दत्तोपंत जी की जन्म तिथि क्या है, आप सब मिलके बोलेंगे, एक बार फिर बोल देंगे उनकी जन्म तिथि। अब इसको महीने में और तारीख बताइए। दत्तोपंत जी की जन्म तिथि 10 नवंबर 1920। अब हम भूल गए कि एक दूसरे से याद कर लें, तो अपने जो जिन्होंने स्थापना करी स्वदेशी ज्ञान मंच की, उनकी जन्म तिथि 10 नवंबर 1920। निर्माण कब हुआ, तो 14 में से 10 घटा दो 4, 14 अक्टूबर 2004। निर्माण कब हुआ 14, 10, 4। एक बार दोहराएंगे, जन्म कहाँ हुआ, तो गांव का नाम है आरवी, जिला है वर्धा और प्रांत है महाराष्ट्र। पिता का नाम
बापू राव दाजीबा, बापू राव दाजीबा, माँ का नाम जानकी। दत्तोपंत जी का जन्म हुआ ही एक विशेष कार्य के लिए था। उनकी जो माता जी थी, विवाह से पूर्व उनकी अपने परिवार की कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो अध्यात्म की तरफ चली गई। विवाह के उपरांत दत्तोपंत जी से पहले जितने बच्चे हुए सब प्रभु को प्यारे हो गए। तो दत्तात्रेय भगवान को वो मानती थी और उन्होंने कहा कि भगवान मेरी संतान अगर बचेगी तो मैं तुझे अर्पित करूँ। दत्तोपंत जी का जन्म हुआ। माँ ने मन में धारण कर रखा था तो उनका नाम भी दत्तात्रेय ठेंगड़ी नाम उनका था। बाद में वो दत्तोपंत ठेंगड़ी के नाम से विख्यात। 4 वर्ष तक दत्तोपंत जी एक शब्द नहीं बोले। माँ को शंका हो गई तो हुआ है, ये हुआ भी तो हुआ है। तो नागपुर में दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में गई उनको लेकर। जब वापिस आने लगे भगवान के मंदिर के दर्शन करके तो स्टेशन पे पहली बार दत्तोपंत जी ने शब्द बोला। 4 वर्ष की आयु में पहला शब्द था उनका माँ। उससे पहले उन्होंने शब्द नहीं बोला। तो भगवान की कृपा उनको मिली। पिताजी बड़े वकील थे, विख्यात थे, माँ धार्मिक थी और दत्तोपंत जी वकील थे, भाविक थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। पिताजी गुस्सा होते थे, अंग्रेजों का राज था। तब माँ ने समझाया कि स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ना चाहिए, लेकिन और अधिक प्रभावी रूप से लड़ना है तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद लड़ो। इससे आप अपनी बात तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ कह पाओ। दत्तोपंत जी को बात जम गई। दत्तोपंत जी हाई स्कूल करने के बाद नागपुर आ गए और उन्होंने LLM किया। नागपुर जब आए तो वो गुरु जी के संपर्क में आए। नागपुर संघ कार्यालय में वो रहे और मॉरिस कॉलेज था वहाँ से पढ़ाई की, फिर LLM किया। तो गुरु जी के संपर्क में रहे। देखिए ईश्वरीय कैसे, ईश्वर की जो योजना होती है कैसे चलती है। और गुरु जी के संपर्क में आने से दत्तोपंत जी को भी एक दिशा राष्ट्र के प्रति मिली और गुरु जी को भी समझ में आया कि यह आदमी अच्छी अंग्रेजी भी बोलता है, कानून का ज्ञाता भी है और देश के लिए कुछ करने का भाव है। गुरु जी ने सोच लिया इनको प्रचारक निकालना। LLM की पढ़ाई पूरी हुई। पिताजी की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त। हर पिता सोचता ही है CA हो, बेटे को CA बनाता भी, मेरी इतनी सारी फायदे हैं, इतने क्लाइंट्स हैं, सारी लेगेसी में बेटे को दूंगा। डॉक्टर हो तो सोचता है सारी लेगेसी, हॉस्पिटल बना दिया मैंने, सब चीज़ें तो बेटे को दूंगा। तो पिताजी LLM थे, उन्होंने कहा मेरी सारी विरासत संभालेगा। और पिताजी को खबर मिली दत्तोपंत ने तय कर लिया वो तो प्रचारक निकलेगी। झूठा हुई, खैर दत्तोपंत जी प्रचारक हुए। माँ का आशीर्वाद। जीवन में जितने काम किए कल बताया, मैं अंत के बता रहा हूँ 4-5 चीजें विशेषता। पहली विशेषता, जब पूरा भारत गांव-गांव स्पंदित हो गया था राम जन्मभूमि को लेकर 1991 में, 1991 के शोर में 1 अगस्त 1991 में नई आर्थिक नीतियां जो लागू की गई थी, जिसे वैश्वीकरण कहते हैं, जिसे WTO कहते हैं, वो शोर में दब गई थी। वो बड़ी चर्चा का विषय नहीं बनी थी, अखबारों में लेख नहीं आए थे, समाज के हर वर्ग में उसके विषय चर्चा नहीं हुई कि देश में नई आर्थिक नीतियां लागू हो गई हैं। वो 7 दिन के नोटिस पर 24 जुलाई को मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, संसद में कहा नई आर्थिक नीतियां लागू होगी, 1 अगस्त को लागू हो गई। 7 दिन किसानों की आजीविका पे प्रभाव पड़ेगा, कोई चर्चा नहीं। भारत की ट्रेड इंडस्ट्री, व्यापार कैसे चलेगा, कोई चर्चा नहीं। भारत की टैक्सेशन पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी कैसी होगी, बैंकिंग पॉलिसी कैसी होगी, सब चेंज हो गई, कोई चर्चा नहीं। तब दत्तोपंत जी विचार कर रहे थे राम मंदिर लक्ष्य है क्या। तो दत्तोपंत जी ने कहा मतलब
कि राम मंदिर पड़ाव है, लक्ष्य है राम राज्य। और ये नीतियां देश में भारी संकट उत्पन्न करेगी। तब एक संगठन की जरूरत पड़ेगी जो राम राज्य की नीतियों पे बात करे। 22 नवंबर 1991 को उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं कितने बड़े दूरदर्शिता थे। देश राम मंदिर की तैयारी में तब वो राम राज्य की तैयारी में। उनका मानना था इतने जटिल विषय हैं कि जातिगत रूप से, क्षेत्रीय रूप से, पांचिक रूप से, भाषा रूप से अति जागृत संवेदनशील समाज को उसी स्तर पे लाना पड़ेगा। आर्थिक संवेदनशीलता, आर्थिक मुद्दों को लेकर जागरूकता के स्तर पर ये बड़ी चुनौती थी कि जो समाज इन मुद्दों पर जागरूक हो उसकी आर्थिक संवेदनशीलता भी इतनी ले आया कि आर्थिक मुद्दों पे वो उसी तरीके से रिएक्ट करे जिस तरीके से वो पांचिक, जातिगत, क्षेत्र, भाषा लेकर मुद्दों पे करता है। तो 22 नवंबर 1991 को उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच बनाया। ये उनका विजन था। दूसरा, हम कम्युनिस्टों को दिन रात गाली देते हैं। दत्तोपंत जी ने स्वदेशी जागरण मंच का पहला राष्ट्रीय संयोजक, कार्ल होल्डर, हमारी विचारधारा का घोर आलोचक श्री एम जी गोखले को बनाया। नागपुर विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर थे। ये उनकी प्रयोग धर्मिता देखिए और उनका विश्वास देखिए कि वो पहले संयोजक ने अपना दायित्व निभाते हुए जो दत्तोपंत जी की अपेक्षाएं थी, हिंदू इकोनॉमिक्स लिखता है। घोर कार्ल होल्डर कम्युनिस्ट ने जब उनसे पुस्तक लिखी, हिंदू इकोनॉमिक्स को पानी पी के सोते जागते बैठते हिंदुत्व को गाली देते। उनके विचार परिवार में स्वीकार्यता देखिए कि दत्तोपंत ने बनाया है ना तो ठीक ठीक होगा। अब 2023 में हम हैं, डायरेक्टर बंधुओं, राम मंदिर का काम पूरा हो रहा है। भवन को इस वर्ष तैयार हो जाएगा। इसी वर्ष जहां से राम राज्य की नीतियां निकलेंगी वो भवन की 6 मंजिला दिल्ली में तैयार हो जाएगा। उसका नाम है स्वदेशी शोध संस्थान। विश्व के श्रेष्ठतम अर्थशास्त्री, टेक्नोक्रेट्स, ग्राम विकास के विशेषज्ञ, महिला कल्याण के विशेषज्ञ, सहकारिता के विशेषज्ञ, वंचित वर्ग के बड़े अर्थशास्त्री जो दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे, वो सब स्वदेशी शोध संस्थान दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो बन रहा है, L&T कंपनी ही इसको बना रही है। L&T कंपनी ही राम मंदिर बना रही है। कहने का मतलब राम मंदिर का काम पूर्ण और राम राज्य का, राम राज्य मतलब दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहूंगी क्या। राम राज्य की इतनी तो व्याख्या बताइए कि जहां राम राज होता है वहां मनुष्यों को दैहिक कष्ट नहीं होते, दैविक आपदाएं नहीं आती, भौतिक कष्ट नहीं होती, धन का अभाव नहीं होता, रोजगार का अभाव नहीं होता, सुख शांति होती है। तो इस प्रकार की नीतियां देश में बने और वो नीतियां विश्व को भी एक मॉडल दें। जो विश्व आज संकट में है, चिंता में है, दुनिया चले कैसे, पूरे दुनिया में चर्चा है। ये जिस तरीके से दुनिया चल रही है, हर 8-10 साल में कोई ना कोई समस्या खड़ी हुई रहती है। कभी 2008 की मंदी, फिर मंदी मुंबई खड़ी। ये जो दुनिया को चलाने का तरीका है, पूरी दुनिया एक चिंता में है कि दुनिया को चलाना कैसे। पूंजीवाद कहता है इस तरीके से चला लो, साम्यवाद कहता है इस तरीके से चला लो। दत्तोपंत जी ने हमारी सनातन दृष्टि को, जो भारत की सनातन दृष्टि है, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया चलाने का जो फार्मूला है हमारा वसुधैव कुटुंबकम का है। ये बड़ा अतिपूर्ण वैज्ञानिक फार्मूला है। हमारा चलाने का तरीका दुनिया को है
अनादि से अनंत का। जब हम आए तो हमें कुछ तो बहुत कुछ तो बिना किए मिल गया। जीवन के जितने आयाम होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, आध्यात्म, भौतिकी, गणित, उद्योग, व्यापार, धंधे, टेक्नोलॉजी, जब हमने जन्म लेते हैं तो बहुत मिलता है ना। भूमि की उर्वरता, बीजों की विविधता, पर्यावरण की शुद्धता, जल, ये तो हमें मिलता है विरासत में। तो अपना जीवन इस प्रकार से जीते हुए पूरा करें कि अगली पीढ़ी को ये और अधिक समृद्ध करके लेके चले जाए। ये अनादि से अनंत का विकास, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में कहा जाता है सर्वसमावेशी और अक्षय विकास। तो दत्तोपंत जी ने विश्व में जो दो विचारधाराएं चल रही थी, साम्यवाद और पूंजीवाद, अगर इसकी संक्षेप में व्याख्या करें तो दोनों ये मानते हैं कि समाज अयोग्य है, समाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए विकास का कार्य या तो कॉर्पोरेट करेगा, ये पूंजीवाद कहता है, या सरकार करेगी, ये साम्यवाद कहता है। भारत की दृष्टि ये कहती है विकास का कार्य समाज करेगा। यही भारत का सनातन दृष्टिकोण है, वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि मनुष्य अर्थ, प्रकृति, विज्ञान, ईश्वर। हम आइसोलेशन में नहीं है, हम पृथ्वी के मालिक नहीं है, अरबों खरबों और भी जीव हैं जिनकी पृथ्वी की संरचना में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। न केवल जीव तत्व भी है, उनकी भी इस धरती की संरचना में हिस्सेदारी है। तो हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, परस्परावलंबी है, कोई स्वावलंबी नहीं है। कोई इतना योग्य नहीं है कि कह सके मैं स्वावलंबी हूं, मुझे किसी जरूरत नहीं, सास को बहू की जरूरत है, बाप को बेटे की जरूरत है। तो परिवार की कंसेप्ट सब एक दूसरे पे अवलंबी, परस्परावलंबी। तो मनुष्य, प्रकृति, विज्ञान और ईश्वर है, ये कड़ियां या परस्परावलंबन, इनका इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंट एक कड़ी बनाता है। ये कड़ी जब जुड़ती है तो एक श्रृंखला बनती है, और ये श्रृंखला अपने अंतिम छोर पे जाकर वसुधैव कुटुंबकम का चक्र बनाती है। यही चक्र पृथ्वी के सर्वाइवल की गारंटी है, अस्तित्व की कसौटी है, और विकास का अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक फार्मूला। तो दत्तोपंत जी ने इस सनातन दृष्टि को युगानुकूल व्याख्या दी, देशानुकूल, युगानुकूल। दृष्टि वही है सनातन, दृष्टि वही है अनादि से अनंत, दृष्टि वही है समाज के द्वारा सब हो और सरकार उसमें साथ रहे या सहयोगी की भूमिका में रहे, मतलब आगे समाज साथ में सरकार, तभी होगा विकास। उसको उन्होंने थर्ड वे पुस्तक में लिपिबद्ध किया, मतलब दो वे थे उस वक्त, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। तो दत्तोपंत जी ने इसी को युगानुकूल व्याख्या देते हुए, इसका रोड मैप बताते हुए थर्ड वे उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने व्याख्या से की। इसको और सरलता से समझें। दत्तोपंत जी ने 1991 में वैश्वीकरण के आलोक में जो हमेशा से लड़ाई चलती रही है सात्विक और तामसिक शक्तियों में, तामसिक शक्तियों ने हमेशा कहा है दुनिया में वही जिएगा सब जो सबसे ताकतवर है, और सात्विक शक्ति ने कहा क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं तो इसलिए दुनिया में वो ही जिएगा जो सबसे कमजोर है। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, इनका संघर्ष हमेशा है। रावण ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राम ने कहा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, राम जीते। जरासंध दुर्योधन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योगीराज कृष्ण ने कहा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जाए तो सारे क्रांतिकारी, महात्मा गांधी और सब पूरा देश खड़ा हो गया, नहीं सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, जाना पड़ा। 93 में ये तामसिक शक्तियां खेल पड़ी हो गई, क्योंकि उनकी शक्ति
और यह हमेशा चलेगा। तो सात्विक शक्तियां कैसे इकट्ठी हो, तो दत्तोपंत ने स्वदेशी जागरण मंच की रचना करके उसी परंपरा के राम कृष्ण क्रांतिकारी दीनदयाल उपाध्याय दत्तोपंत ने उसी परंपरा के हमको कार्यकर्ता है। आज जब वैश्विक नीतियां घोष कर रही हैं कि दुनिया तो इस तरीके से चलेगी, सबसे ताकतवर चलेगा, और आज इस 30 सालों में सभी व्यवस्थाएं इस प्रकार से खड़ी हो गई हैं कि आम आदमी कमजोर आदमी का हाथ से इलाज निकल रहा है। अगर कोई बीमार हो गया तो जीवन भर में 25-50 लाख का मकान बनाया था क्या, तो आम आदमी का हाथ से इलाज निकल रहा है, इसमें दोष नहीं है किसी का। ये व्यवस्था ऐसी खड़ी करेगी कर दी गई। अच्छी पढ़ाई पढ़नी है तो या तो जीवन भर का प्रोविडेंट फंड निकालो, या गांव में खेत में से 1-2 बीघा खेत काट के वो बेचो, और नहीं तो एजुकेशन लोन लो। तो ये व्यवस्थाएं आम आदमी के हिस्से से पढ़ाई निकाल रही हैं, छीन रही हैं, इलाज छीन रही है। ये व्यवस्थाएं रोजगार छीन रही हैं, आम आदमी को रोजगार से वंचित कर रही है, क्योंकि सब कुछ तो पूंजीवादी करेगा, कॉर्पोरेट करेगा। फिर पूंजीवादी कॉस्ट कटिंग के दाव पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लाएगा, ऑटोमेशन भी लाएगा, मतलब न्यूनतम मानव हस्तक्षेप से दुनिया चलेगी। अब वो यही नहीं रुक रहा, अब वो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लाऊंगा, मतलब न्यूनतम मानव बौद्धिक हस्तक्षेप